कहानी में कलयुगी संतानों की सोच पर विवेचना की गई है, जिन्हें अपने अधिकारों पर पूर्ण ज्ञान है। कर्तव्य के बाबत कुछ भी स्पष्ट नहीं मालूम होता। 1990 की घटनाक्रम है। उत्तर प्रदेश के झांसी नगर में डॉक्टर सुषमा अपने पति आनंद के साथ रहती थी। ससुराल उनका कोटा में था। वहाँ उनकी बहुत बड़ी पुरानी हवेली थी, जिसको उन्होंने रिनोवेट करा कर रखा था। डॉक्टर साहब एज स्त्री रोग चिकित्सक एक निजी अस्पताल में कार्यरत थी तथा पति आनंद ग्वालियर, जो झांसी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एमएनसी में कार्य करते थे। हर शनिवार रात्रि को झांसी आ जाते। नियमित खुशहाल जीवन बीत रहा था। 3 पुत्र संतान के रूप में भगवान ने प्रदान किए थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा वसंत का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं था। स्कूल के बहाने इधर उधर मटर गश्ती करता रहता था। बाकी दोनों बड़े बेटे सोहन और मोहन कुशाग्र बुद्धि थे। झांसी में 10 वर्ष पूर्व सुबह के पड़ोस में बीना नाम की लड़की रहती थी। जीवन की व्यस्ततावश अधिक दिन संपर्क नहीं हुआ था। एक दिन अचानक बीना उसके अस्पताल में अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कराने आई हुई थी। इससे दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। अतः बीना ने डॉक्टर सुषमा सुप्रभा से निवेदन किया कि दीदी, मेरे पहले से ही 2 बेटियां हैं और सास एवं पति को केवल बेटा ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इस संतान की बेकदरी होगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा एबॉर्शन कर दें। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका 5वां महीना चल रहा है, एबॉर्शन तो संभव नहीं है। उस समय सोनोग्राफी का प्रचलन प्रारंभ नहीं हुआ था, अतः लिंग का अनुमान लगाना संभव नहीं होता था। डॉक्टर साहब ने राय दी कि किसी जरूरतमंद को आपकी संतान गोद दी जा सकती है, यदि सास एवं पति की अनुमति होगी तो। डिलीवरी का समय आया। मीना को आईसीयू में भर्ती किया। ऑपरेशन की आवश्यकता होने के कारण उसे एनेस्थीसिया दिया गया, लेकिन अचानक ऑपरेशन के दौरान बीपी कंट्रोल नहीं हुआ। फलस्वरूप बीना को बचाया नहीं जा सका। नव शिशु को बचा लिया गया। डॉक्टर ने उसके पति को सारी स्थिति से अवगत करा। बताया कि बीना की आखिरी इच्छा थी कि बच्ची को किसी जरूरतमंद को गोद दे दें। इसे सुनकर मन ही मन प्रसन्न होते हुए माँ से बात कर स्वीकृति प्रदान कर कानूनी कागज तैयार करवा दिए। कार्रवाई उपरांत डॉक्टर सुषमा अपने घर रवाना हो गई तथा बच्ची कमजोर होने के कारण अस्पताल में ही आईसीयू में शिफ्ट करा दिया। दूसरे दिन डॉक्टर साहब अनायास ही बच्ची से मिलने सीधे पहुंच गईं तथा उठाकर छाती से चिपका लिया, जिससे उन्हें बहुत सुकून मिला। शाम को शनिवार होने से पतिदेव से मुलाकात के दौरान जिक्र किया कि एक अनाथ बच्ची है, बहुत सुंदर है, मैं उसे गोद देना चाहती हूँ, अपनी राय दें। काफ़ी विवेचना के उपरांत बच्ची को गोद लेने का मन बना लिया। दोनों बेटे नानी के यहाँ गए थे। 1 सप्ताह बाद लौट कर आए तो प्रारंभ में तो बहुत खुश हुए। बाद में धीरे धीरे छोटी बहन रीना से दूर होते चली गई। समय बीतता गया। दोनों बेटे विद्या अध्ययन के उपरांत ग्वालियर में ही एमएनसी में जॉब करने लगे। शादी भी कर दी गई। माँ बाबूजी रिटायर्ड होने पर कोटा चले गए। जब बीमार होते तो बेटों के पास इलाज के बहाने आ जाते, जो उन्हें बहुओं को रास नहीं आता था। अतः उन्होंने मम्मी बाबूजी को बीमा कार्ड दिया तथा बतलाया कि इस कार्ड से आपकी किसी भी बीमारी का फ्री ट्रीटमेंट
किसी भी हॉस्पिटल में हो जाएगा। अतः कोटा में भी यह संभव है। देख रेख आपस में कर ही सकते हो जो कि आवश्यक व्यस्ततावश हमें अवकाश नहीं होता कि आपको अपनी सेवा भी दे सकें। इस व्यवहार से मम्मी बाबूजी को बहुत ठेस महसूस हुई और वह चिकित्सक बीमा कार्ड लेकर वापस कोटा लौट आई। बसंत की आवारगर्दी के कारण उन्होंने पुलिस एवं अखबार द्वारा आम समाचार प्रकाशित कर दिया गया कि चूंकि यह लड़का हमारे अनुसार नहीं चलता है, अतः इसके लेन देन के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वो घर आता था, एक कमरा उसे दिया हुआ था। एक दिन डाक से उन्हें 2 पत्र प्राप्त हुए, एक पत्र मोहन का और दूसरा पत्र दीना का। दीना ने, जो सुप्रभा के मार्गदर्शन में डॉक्टर बन गई थी तथा दिल्ली में ही उसकी डॉक्टर से ही विवाह भी कर दिया गया था। पत्र में सुप्रभा से अनुरोध किया गया था कि 2 माह बाद हमने एक अनाथाश्रम, सुप्रभा आश्रम रखा गया है, का उद्घाटन करने आना है। तैयारी कर लें, डेट निश्चित कर आपसे निवेदन किया है। दूसरा पत्र मोहन का था। इसमें लिखा था कि मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री डाल दी है जो बहुत अच्छी तरह चल रही है। आगे मॉल में एक शॉप एज ए शोरूम लेना चाहता हूँ। धन की बहुत आवश्यकता है, अतः कोटा वाला मकान जिसका सौदा मैंने कर लिया है, पेपर तैयार करवा कर आपको भेज रहा हूँ। जहाँ टिक लगा है बाबूजी के साइन कराकर लौटती डाक से प्रेषित कर देंगे। वैसे भी आप काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं, अकेले रहना आपको संभव नहीं है, यहीं दिल्ली में आकर हमारे पास रहें। पत्र में लिखा था कि बड़े भैया सोहन से उस संदर्भ में चर्चा की हुई है, उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ दिया है। 2 वर्ष उपरांत अचानक मोहन का पत्र पाकर पहले तो बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई, लेकिन पत्र पढ़कर इतना दुख हुआ कि संलग्न डॉक्यूमेंट को फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया तथा वकील को बुलाकर कोटा का मकान रीना के नाम कर दिया एवं जीवर बेचकर FD तैयार की, नॉमिनी भी रीना को बना दिया। एक दिन अचानक सुप्रभा की रात 11 बजे तबीयत बिगड़ गई। पति आनंद डॉक्टर को बुलाने जा रहा था कि पत्नी ने हाथ कसकर पकड़ लिया कि अंत समय आ गया है, मेरी हिम्मत के लिए यहीं रहो, गंगा जल तुलसी मेरे मुख में डाल दो। यह सब करते ही सुप्रभा ने मुस्कुराकर प्राण त्याग दिए। आनंद जी ने अपनी दोनों बहनों को STD पर जाकर फोन द्वारा सूचित कर तुरंत बुला लिया। एक दिन मोहन के घर के सामने से उसका कोटा वाला पड़ोसी निकल कर जा रहा था कि मोहन को अचानक देखकर ठिठक गया तथा पूछा कि आपको नहीं पता क्या? पूछने पर जब सारी बातें विस्तार से ज्ञात हुई तो मोहन व उसकी पत्नी बहुत ही चिंतित हो बड़े भाई सोहन से फोन द्वारा वार्ता की, तो उन्होंने भी कोटा की कोई भी सूचना आने की बात से अनभिज्ञता प्रकट की। बाद में दोनों भाई एक जगह बुआ जी को फ़ोन करके कन्फर्म किया कि माँ को गुजरे तो 8 दिन हो चुके हैं। तुरंत दोनों भाई आनन फानन में कोटा पहुँचे। वहाँ बाबूजी की गोद में सिर रखकर विलाप करने लगे तथा उनकी बहू अंदर बुआओं से मिलकर शोक कर रही थी। बेटों ने जब अपनी बाबूजी से उलाहना दिया कि आप इतनी बड़ी खबर आपने हमसे क्यों छुपा ली, तो प्रत्युत्तर में उनको कहा कि आप लोगों के अनुसार आपके पास व्यस्तता बहुत रहती है, यहाँ शामिल होने अथवा फ़ोन द्वारा हालचाल जानने को आपके पास समय ही नहीं होता। 2 वर्ष से यही देख रहे हैं। सारे रिश्तेदारों में पड़ोसियों के सामने नीचे गर्दन कर शर्मिंदगी महसूस करने लगे। अचानक उन्हें याद आया कि अभी तो पगड़ी रस्म ही होनी है,
अतः लपक के सीढ़ी पर जाकर अपने सास ससुर को सारी बात से अवगत कराया एवं दबाव डालने का अनुरोध किया। तुरंत सास ससुर भी आ गई एवं बाबूजी पर दबाव डालने लगे, लेकिन उन्होंने यह कहकर चुप करा दिया कि 2 वर्ष से आपकी बेटियों ने आपको हमारे हालचाल पर कोई चर्चा नहीं की क्या, जो अचानक आप लोगों को भी अब हमारी याद आ गई। 1 वर्ष उपरांत बाबूजी का भी देहांत हो गया। बेटों को मालूम हुआ कि कोटा वाला मकान भाई अब्दी बाबूजी रीना को दे गए हैं, अतः चुपचाप लौट गई। अब वहाँ बसंत अकेले रहता है। ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर रीना ने स्कूल हॉस्टल में परिवर्तित कर दिया है। बसंत को अपनी आदतों के कारण कहीं जॉब नहीं मिलता था, इधर उधर भीख मांग कर गुजारा कर रहा था कि एक दिन एक जान पहचान वाले चाचा ने उसके सामने जॉब का प्रपोजल रखा। कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम है, तुरंत कैश पेमेंट किया जाएगा। सुनकर बसंत तैयार हो गया। अब उसका जीवन भी पटरी पर आ गया था। एक दिन बसंत कब्रिस्तान से रात 11 बजे लौटकर घर आने वाला ही था कि अचानक एक लंबी सी कार उसके सामने आकर रुकी तथा पूछने लगा कि कब्र खोदने वाला कहाँ मिलेगा। प्रत्युत्तर में बसंत ने कहा कि अब आप कब्र खोदने वाले से ही बात कर रहे हैं, क्या सेवा है। कार मालिक ने कार की डिब्बी से एक लाश की ओर डिग्गी से एक लाश की ओर इशारा किया तथा साथ में एक लिफाफा दिया जिसमें 2.5 लाख रुपये नगद थे तथा कहा कि लाश को ठिकाने लगा दे, शर्त है कि किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। लाश उतार कर कार मालिक गायब हो गया। बसंत ने कब्र खोदकर जैसे ही लाश को दफनाना चाहा कि लड़की की लाश कराहती हुई बैठ गई तथा बसंत को बोली, मैं तो जिंदा हूँ। उस घटना से बसंत बहुत अचंभित हुआ कि इतनी सुंदर जवान लड़की मेरे सामने जीवित बैठी है, क्या यह लाश नहीं है। लड़की ने बसंत से अनुरोध किया कि मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, कृपया यहाँ से अपने घर ले जाएं। मंत्र मुग्ध सा बसंत उसे अपने घर छोड़कर वापस कब्रिस्तान लौट आया। दूसरे दिन जब घर वापस पहुंचा तो घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बसंत के आने पर भीड़ उसको बुरा भला कहने लगी। भीड़ को शांत करते हुए जवाब में लड़की शांता ने कहा कि बसंत मुझे भगाकर नहीं लाया है, मैं इनकी पत्नी हूँ। यह सुनकर सब शांत हो चले गए। सबके जाने के बाद शांता से बसंत ने पूछा कि आप इतनी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की ने मेरी पत्नी होना क्यों स्वीकार किया। तब शांता ने कहा कि आप सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं, आप में कोई कमी नहीं है। मैं आपसे अपनी इच्छा से शादी करना चाहती हूँ। तथा बसंत की माँ सुप्रभा को सिंदूर की डिब्बी लाकर दी तथा मांग भरने का आग्रह किया, जिसे यंत्रवत बसंत ने पूरा किया। बाद में आर्य समाज मंदिर जाकर फेरे भी लिए। शादी होते ही बसंत का जीवन बदल गया। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स समाप्त हो गया। उसने कब्रिस्तान जाना छोड़कर डॉक्टर द्वारा दी गई मोटी रकम से अपना जनरल स्टोर खोला। शांता ने बताया कि अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने से निरंकुश जीवन जी रही थी। उपरोक्त डॉक्टर के क्लिनिक में मेरा आना जाना था। एक दिन मुझे ज्ञात हुआ कि यह डॉक्टर फुटपाथ पर बैठे गरीब लोगों को फुसलाकर क्लिनिक लाता है तथा किडनी निकाल कर ऊँची दवाओं में बेचने का धंधा करता है। एक दिन मैंने इसे रंगी हाथों पकड़ लिया तथा अनुरोध किया कि गलत तरीके से पैसे कमाना बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन द्वारा सूचित करूंगी। जिससे उस रात्रि डॉक्टर ने मुझसे हाथापाई करके जब मैं इस क्लिनिक से निकल रही थी तो कोई लोहे की वस्तु फेंक कर मुझे बेहोश कर दिया और तुमको मुझे जिंदा ही दफनाने को कहकर गायब हो जाता है। अब मैं अपने पिताजी जिनकी पहुंच मंत्रियों तक है कहकर उस डॉक्टर को घृणित कार्य
बंद कराना है। शांता बसंत को लेकर घर पहुंची। सारी घटनाक्रम से अवगत कराकर उक्त डॉक्टर के घर सीबीआई तथा ईडी द्वारा पक्के सबूत चुपचाप इकट्ठे करके अरेस्ट कराकर कोर्ट से 8 वर्ष की सश्रम सजा दिलवाकर गरीब लोगों की जान बचाई। कृपया उक्त कहानी को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।